दुनिया के बाजार एक बार फिर दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ उसे महंगाई और ऊंची ब्याज दरों की चिंता सता रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है। इतना ही नहीं, चीन और यूरोप की संभावित सुस्ती से भी सरदर्द बढ़ने की आशंका है। इन ग्लोबल चुनौतियों के साथ भारतीय बाजारों के सामने लोकसभा चुनाव और तिमाही नतीजों के ट्रिगर भी हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स तो जून में आएंगे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट से शेयरों में एक्शन तो अभी से ही बढ़ गया है। लिहाजा ये वक्त है अच्छे प्रदर्शन वाली कंपनियों को पहचानने का और उनमें निवेश करने का, जो 2 को 4 बनाने का दम रखती हैं। भाई, था तो छोटा कारोबारी हफ्ता, पर मूड माहौल ऐसा बन गया था कि ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने दिन से काम कर रहे हैं, कितने दिन से ऐसे ही चले आ रहा है। टफ रहा दरअसल ये हफ्ता इक्विटीज के लिहाज से। तो भैया, अनवाइंड करने का समय आ गया है। रिलैक्स करिए, एंजॉय करिए, रिजुविनेट करिए और एक फ्रेश माइंड के साथ अगले हफ्ते लौट के आइए। हाँ, इस बीच दरअसल शायद हमें इस वीकेंड में सोचने का मौका मिले, एनालाइज करने का मौका मिले। और लॉजिक तो ये कहता है, जब अच्छे बुल मार्केट्स में हो शेयर बाजार, अच्छी तेजी में हो, तो कोई भी करेक्शन का कोई भी वजह हो, वो दरअसल खरीदारी करने की, अच्छी क्वालिटी, अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने का बेहतरीन मौका होता है। अगर इस लॉजिक के साथ उतर के आएंगे अगले हफ्ते, तो उसी कड़ी में हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आइडिया वही है, कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हाईलाइट करने का, हमेशा की तरह वीकेंड स्पेशल का, लेकिन हमेशा की तरह एक एडिट तड़के के साथ। मैं सब बताऊंगा करने क्या वाले हैं, क्या आइडिया है, क्या रैशनल के साथ उतरे हैं। पर पहले जो आज मदद करने वाले हैं, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन, चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत साहब और एसबीआई सिक्योरिटीज के सन्नी अग्रवाल, आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। धर्मेश, यार मुश्किल हफ्ता रहा है, एक ब्रेक की जरूरत थी, कुछ सोचा अनवाइंड कैसे करेंगे? गुड आफ्टरनून। आराम से बैठ के 3-4 मूवीज कैचअप करना है, वो बैठ के वीकेंड पे करेंगे। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे ऑफ अनवाइंडिंग। मार्केट के बारे में सोच के अभी कोई मतलब है नहीं, बिकॉज काफी टर्बुलेंट है और आपने सारे पहलू को हाईलाइट कर रखे हैं। वो पहलू 3-4 महीने रहने वाले हैं। सो मूवीज देखिए, अच्छा खाना खाइए, एंजॉय कीजिए। मूवीज देखिए, अच्छा खाना खाइए, एंजॉय करिए और थोड़ा सा क्लेंजिंग कर लीजिए अपने थॉट्स की। बेहतर तरीका ही अनवाइंड करने का। वैसे कुछ ऑप्शंस मैं भी लेकर आया हूं। ये जो मूवीज की धर्मेश ने बात करी थी, उसमें आपकी मदद कर देता हूं। इस वीकेंड 1 नहीं, 2 नहीं, 4 रिलीजेस स्टैक्ड अप है। विद्या बालन और ये प्रतीक गांधी साहब की 2 और 2 प्यार, LSD 2, ये श्रेयास कलपड़े साहब की लव यू शंकर और एक एनिमेटेड हिंदी मूवी अप्पू, ये सब इस हफ्ते वीकेंड पे सिनेमा घरों में चमकती हुई आपको नजर आएंगी। सनी, कोई मूवी भी देखने का प्लान? देखते हो क्या आप? पसंद करते हो क्या? यार डेफिनेटली, मूवीज किसे पसंद नहीं है। मूवीज तो देखनी ही चाहिए, इतना गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। हाँ, तो को डिसाइड किया इस वीकेंड का जाने वाले हो? या डेफिनेटली कोई ना, अभी तो कोई चूज नहीं किए, बट वीकेंड पे कोई ना कोई मूवी तो डेफिनेटली देखना होगा ही इनमें से। चुनी नहीं है? अच्छा, सब होंगी बढ़िया, अपन उस पर नहीं जा रहे कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। अपना काम था हमेशा की तरह एक इनमें से ऐसी चुन लेना जो आइडिया पे सटीक बैठती, और ये काम इस बार करा हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। ये उनका आइडिया है। उन्होंने चुनी 2 और 2 प्यार। अरे नहीं नहीं नहीं, विद्या बालन के लिए नहीं। अच्छा, वैसे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं विद्या बालन के कारण नहीं, नाम वो जो था ना, उससे हमारी थीम पकड़ में आ गई। ये देखिए, विद्या बालन की इमेज भी ले आए। शो का नाम है, वो 2 और 2 प्यार था, यहां पे 2 और 2 4 Q4 का इंतजार। भाई, आपने Q4 के रिजल्ट्स का इंतजार शुरू ही हुए अभी तो अभी तो पूरा रिजल्ट सीजन सामने खड़ा हुआ है।
और काफी चर्चा में भी है। पर लार्जली जब भी चर्चा होती है Q4 नंबर्स की, वो रन ऑफ द मिल, वो कुछ प्रोमिनेंट सेक्टर्स, कुछ दिग्गज कंपनीज, आमतौर पे उसी में चर्चा होती है। हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे वहीं पे चर्चा हो रही है। पर यहां पे हमने कोशिश करी कि थोड़ा सा लीक से हट कर जाए, उन पॉकेट्स, उन सेक्टर्स की चर्चा करें जो आमतौर पे यूजुअल डिस्कशंस में सामने नहीं आते। कोशिश होगी इस आधे घंटे में ऐसे 9 सेक्टर्स टटोल लिए जाए। वो जो 9 सेक्टर्स जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन्स पर हैं। कोई रियल एस्टेट, कोई सीमेंट, कोई एनबीएफसी, कोई केमिकल, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, ऑटो एंसिलरी, कंजम्पशन, रिन्यूएबल्स, बहुत इंटरेस्टिंग स्पेसेस, और इनकी चर्चा बहुत कम होती है। अगर चर्चा इन द सेंस कभी नतीजों के प्रीव्यू को लेकर, रिव्यू को लेकर हम लोग आमतौर पर इसकी बात नहीं कर पाते। तो आज इसी तड़के पे उतरे हुए हैं और कोशिश, अब सेक्टर की परफॉर्मेंस छोड़ देते हैं, अपन तो सीधे उतरेंगे इन चुनिंदा सेक्टर्स में से कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी, ये ज्यादातर वो सेक्टर है जहां पे मिड कैप्स का दबदबा है ज्यादातर, तो कौन सी ऐसी मिड कैप है जो एक्सपर्ट्स को इस सेक्टर से ज्यादा पसंद आती है, चाहे वो Q4 के आने वाले परफॉर्मेंस के दम पर या वैसे भी जिस कंपनी का आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। तो अपना आइडिया बेसिकली 9 टॉक इंटरेस्टिंग स्पेसेस में 9 ऐसे स्टॉक सामने आ जाए। और क्या पता इस सेल में जो बाजार में इस समय चल रही है, हमें बहुत अच्छे मौके मिले गिरावट में उन बेहतरीन स्टॉक्स को खरीदने के। इसलिए मैंने कहा था कुछ फूड फॉर थॉट दे देंगे हम लोग आपको। वीकेंड पे पढ़िएगा, समझिएगा कहां पे आपको निवेश करना है, इस सेल का कैसे फायदा उठाना है। सिर्फ एक शेयर मार्केट की सेल है जहां पे जब लगती है तो हम लोग पैनिक कर जाते हैं, अदरवाइज दुनिया भर में सेल पे जाके खरीदारी करते हैं। यहां ऐसा मत करेगा इस बार। खैर, आस्था आइडिया ठीक है ना? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून आशीष। आइडिया बहुत अच्छा है और Q4 रिजल्ट्स का भी आगाज भी हो चुका है आईटी से। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल अब यहाँ पे एक अच्छी एंट्री के लिए कौन कौन से मौके हैं ये जरूर देखने को मिलेंगे और उसमें जरूर एंट्री करें, और मार्केट भी करेक्ट हो रहे हैं तो मौका तो बढ़िया है। एक तो आस्था की मजबूरी भी है, बोले पैनल में बिठा लिया उसके बाद पूछना आइडिया अच्छा है कि बुरा है, मजबूरन बोलना ही पड़ेगा आस्था को, और कोई इलाज है नहीं इनके पास। मैं कुछ इंटरेस्टिंग सेक्टर्स पे जा रहा हूं, कुछ सेक्टर की झलक के साथ साथ उस पे सबसे प्रेफर्ड स्टॉक इन ब्रोकरेजेस का, जिनके एक्सपर्ट्स इस पैनल पे इस समय बैठे हुए हैं, उनको सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है। शायद उसके नंबर्स भी अच्छे आ जाए। एनी विच वेज बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक्स है। धर्मेश, आप शुरुआत करो। 2023 से जिस पॉकेट ने सबसे तगड़ा सरप्राइज करा वो था रियल एस्टेट। एक तरफा मूव, आमतौर पे इस तरह से मूव्स हमने रियल एस्टेट पे आते हुए नहीं देखे। एक तो एक दशक के बाद इस तरह का मूव बना है, और जब एक दशक बाद इस तरह के मूव्स बनते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा खिंचते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं। जब भी हम मैनेजमेंट से आजकल चर्चा कर रहे हैं किसी भी रियल एस्टेट के, ये जानने की कोशिश होती है कि अगर बोरीवली से ट्रेन चली चर्चगेट तक तो कहां खड़ी है, तो अब तो शायद आधा स्टॉक के भाव के लिहाज से हो सकता है तस्वीर कुछ और हो, लेकिन सेक्टर के मोमेंटम के लिहाज से जो चला है, पिकअप हुआ है, अभी तो कहीं बहुत दूर जाना है। धर्मेश, रियल एस्टेट एज अ स्पेस कैसी लग रही है? ये जो मोमेंटम 2023 से पकड़ा है, ना सिर्फ स्टॉक्स ना, एक्चुअली हमने वो प्री सेल्स के आंकड़े, वो कलेक्शंस के आंकड़े, वो लॉन्चेस के बाद डिमांड सब आती हुई देखिए गजब की, वो भी तब जब आज की डेट में कोई एसबीआई भी शायद 9.9% पे मुझे ब्याज दरों पे पकड़ा रहा है घर, फिर भी इस तरह की डिमांड है तो सेक्टर बहुत रोबस्ट। कैसा लग रहा है अभी भी? और इस स्पेस में सबसे प्रिफर्ड पिक चोला फाइनेंस में आप लोग की कौन सी? जी आशीष, देखिए रियल एस्टेट अभी भी काफ़ी हीटेड लग रहा है और मुझे लगता है जो 8-9 साल के बाद ये तेजी आई है 2-3 साल सस्टेन करेगी। मेजर पार्ट हो रखा है, 75 to 80% के आसपास का स्टॉक प्राइस मूवमेंट हो रखा है, बट 20-25% के आसपास स्कोप अभी भी बचता है पूरे स्पेस में। तो मैंने थोड़ा सा एक डाइवर्सिफाइड प्ले लिया है रियल एस्टेट को लेकर, जहां पर इकोनॉमी में जो बूम है उसका भी प्ले देखने को मिलता है, कमर्शियल रियल एस्टेट का भी प्ले मिलता है और रिटेल रियल एस्टेट का भी प्ले मिलता है। तो फिनिक्स मिल इस पूरे बास्केट से सेलेक्ट किया है। उसके मुख्य कारण ये है कि जो इनका कमर्शियल लीज रेंटल ग्रोथ है वो 25 से 26% के आसपास चल रहा है। मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले 3 साल में ये 15 से 16% का ग्रोथ कैगर इनका मेंटेन रहेगा। ये 5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं कमर्शियल रियल एस्टेट में और 5 प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं रिटेल रियल एस्टेट में, जो कि आने वाले 3 साल में जिनकी बुकिंग्स चालू होगी, और ये Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज में है मुख्यतः।
ओवरऑल आप देखें तो ये जो कंपनी है काफी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो से बैक्ड है, प्लस जो इसके जो एसेट्स है कमर्शियल का ये मेजरली बेचते नहीं है, खुद ही रखते हैं, तो एसेट वैल्यू का एप्रिसिएशन भी इनको मिलता है। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपेयर करें, अगर आप इसको डीएलएफ के साथ कंपेयर करें या फिर मैक्रोटेक डेवलपर के साथ करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर करें, तो काफी सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है, अराउंड 40-45 के पी मल्टीपल में मिल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड, बाकी सब 80 से 100 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गुंजाइश है, इससे बाई करनी चाहिए, गिरावट मिले तो वहां भी खरीदारी करें, और अराउंड 20% के आसपास का स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन 1 साल के अवधि के हिसाब से मिलना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग, हट के सोचा धर्मेश ने। अदरवाइज रियल एस्टेट पे हम लोग वो रेजिडेंशियल दिल्ली, बंबई, बेंगलुरु, इन सब की चर्चा करते हैं, थोड़ा हट के आ गया फीनिक्स मिल्स। अच्छा, इसमें धर्मेश कमर्शियल और रिटेल क्या, ये जो मॉल्स वॉल्स के लिए ज्यादा जानी जाती है, ये वो रिटेल साइड में आ गया, कमर्शियल मतलब ऑफिस स्पेस और होटल्स वगैरह जो खड़ी करते हैं उसमें आ गया। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, यस। और वहाँ पे 5 प्रोजेक्ट इनके लॉन्च हो रहे हैं, मुंबई में है, पुणे में है, बेंगलोर में है, कैलकाटा में है, सो मुख्य सिटीज भी कर रहे हैं। फीनिक्स मिल्स 3800 के टारगेट के साथ, अगर रियल एस्टेट का एक इंटरेस्टिंग प्ले जो शायद लगता ऐसा था कि मुझे तो काफी तेजी आ गई है, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड होंगे, लेकिन धर्मेश ब्यूटीफुली हाईलाइट करते हुए कि वैल्यूएशंस के फ्रंट पे भी अभी बढ़िया कंफर्ट है। वैसे इसके हाल फिलहाल अभी वो Q4 के अपडेट्स आए थे और अपडेट्स वाकई बहुत स्ट्रांग थे। हालांकि ये ध्यान रखिएगा, हर क्वार्टर में नए नए मॉल्स जुड़ रहे हैं, तो उससे भी अपडेट्स को फायदा मिल रहा है। सेम स्टोर सेल्स ज्यादा बेहतर पैमाना होता है जब इस कंपनी का आपको आकलन करना हो। पर फीनिक्स मिल्स अच्छी लग रही है। रियल एस्टेट में अगर कोई दाव लगाने वाली कंपनी है जिसके शायद वो, खैर Q4 के अपडेट कह भी रहे कि इस बार के नतीजे भी अच्छे होंगे, और एनी विच वेज धर्मेश कह रहे हैं आउटलुक भी रोबस्ट है इस कंपनी का। आस्था, एक और स्पेस जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आ, खैर अब तो आने लगी है, आजकल थोड़ा सा मूड उखाड़ दिया इसने, केमिकल्स। और ये रडार पे सबके जब आई थी, जब वो चाइना +1 वाला दिन आए थे, जब चाइना में सब ठप पड़ा था, सबको दूसरी जगह याद आया था। पर आजकल मामला थोड़ा सा पस्त पड़ गया है और एक्चुअली दिख भी रहा है, चाहे आंकड़ों में हो, स्टॉक्स के लिहाज से हो और रीसेंट नियर टर्म आउटलुक के लिहाज से हो, सब मामला गड़बड़ाया हुआ है। ऐसे में केमिकल्स जो गिरी हुई पॉकेट है, आप लोग अभी भी बुलिश है स्पेस को लेकर, लोअर लेवल्स पे सिलेक्टिवली एक्यूमुलेट कर रहे हो क्या, और कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा केमिकल्स में पसंद आता है? देखिए, केमिकल एज अ स्पेस में कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से हमने देखा था नतीजों में प्रेशर आ रहा था, और स्पेशली एग्रोकेमिकल जो कंपनीज थी उनके रेवेन्यूज में हमने डिप देखा था Q3 में भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो डाइज और पिगमेंट वाली स्पेस की कंपनीज हैं, वहां पे हमें एक अपटिक देखने को मिलेगा, और उसी स्पेस में से हमें आरटी इंडस्ट्रीज ठीक लगता है। देखिए, केमिकल एज अ स्पेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर किसी को इसी सेक्टर में कहीं पे बेट करना है तो आरती इंडस्ट्रीज पे बेट किया जा सकता है। आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो 1984 में स्टैब्लिश हुई थी, और स्पेशलिटी केमिकल जिसमें बेंजीन, टोल्यून, ये सब तरह के केमिकल्स बेस्ड ये फॉर्मुलेशंस वगैरह बनाती हैं, जो कहाँ पे काम आते हैं, डाइज, पिगमेंट्स में, आपके एग्रोकेमिकल में भी ये काम में आते हैं। तो इस तरह का काम ये करती है। अब पसंद आने के पीछे की वजह है कि Q3 में ही इन्होंने थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट अपने रेवेन्यूज में दिखाने चालू कर दिया है, जबकि हम जानते हैं कि ग्लोबल हेडविंड बहुत तगड़ा था। ग्लोबली देखा जाए तो जिस तरह से इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग हो रही थी, सभी केमिकल कंपनीज एक तरह से प्रेशर में थी, लेकिन धीरे धीरे अभी ये बॉटम आउट होती हुई नजर आ रही है। Q3 में भी अपटिक था रेवेन्यू में। हमें लगता है कि Q4 में 20% की वॉल्यूम ग्रोथ की काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा, और इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत वास्ट है, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और कस्टमर बेस भी काफी बड़ा है, क्योंकि 700 तो इनकी डोमेस्टिक कस्टमर है, 400 ओवरसीज कस्टमर है। तो वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, अच्छा खासा कस्टमर बेस है, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ अब हमें बढ़िया देखने को मिलेगी। खरीदारी करने की सलाह है, अगर केमिकल स्पेस में ही जाना है तो आरती इंडस्ट्रीज को देखा जा सकता है। टारगेट इनिशियली 825 का है। आरती इंडस्ट्रीज, वैसे बात सही कर रही है, इसका पोर्टफोलियो अपनी जगह। हमारे देश में कई सारी केमिकल कंपनीज का टटोलिएगा, खोलिएगा इनकी खुद की वेबसाइट, इनके डिस्क्रिप्शंस, समझ में आएगा आपको किस तरह का दबदबा कई सारी केमिकल कंपनीज का। समय बुरा है, कई सारी कंपनीज अच्छी हैं, तो बुरे समय में अच्छी कंपनीज जो मैक्रोस के चलते दबाव में आ रही हैं, शायद एक अच्छे मौके हो सकते हैं एक्यूमुलेट करने के। खैर, ये सब कहानी है। पसंद जो आता है इंडिविजुअल स्टॉक, वो आपकी स्क्रीन पर है। आरती इंडस्ट्रीज आस्था मान रही है, खरीदारी करने के मौके 825 तक के लक्ष्य है। होपफुली आने वाले कुछ सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में पूरे केमिकल एज अ स्पेस में जो दिक्कतें आ रही थी फाइनेंशियल नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स में,
उनमें भी शायद सुधार दिखना शुरू हो जाए, तो अच्छे समय हो सकता है। सिलेक्टिवली रखिएगा अपना अप्रोच, और अगर हमारी माने तो आरती इंडस्ट्रीज एक अच्छी पिक। सनी हाय, अब मैं वो कंजम्पशन एज अ थीम, कंजम्पशन जब मैं सोच रहा था तो अब उसमें बहुत कुछ दिमाग में आ रहा था। ज्वेलरी को लेकर आपने देखा किस तरह से टाइटन, इवन सेनको, इवन कल्याण गजब करा हुआ है। उधर वो कोई एफएमसीजी वगैरह कंजम्पशन की अपनी जगह है, लिकर भी है, बहुत कुछ आ रहा है जहन में, और लग्जरी का जलवे आजकल वैसे ही बढ़ रहे हैं। अगर कंजम्पशन एज अ बास्केट पे बेट करना हो तो कोई इंडिविजुअल स्टॉक जो आप लोग को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा हो, सनी वो कौन सा स्टॉक होगा जो एसबीआई सिक्योरिटी में सबसे प्रेफर्ड पिक है स्पेस की? आशीष जी, मैं कंजम्पशन सेक्टर में बिस्किट्स और बेकरी की एक कंपनी है बेक्टर फूड करके, इसमें मैं बेट करना चाहूंगा। करंट मार्केट प्राइस 1066-67 के आसपास है, और हमारा जो लक्ष्य है इसमें 1350 का है, विथ इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो बिस्किट में इनका काफी एक माना हुआ ब्रांड है जो कि मिसेस बेक्टर क्रीमिका के नाम से जाना जाता है। प्रीडोमिनेंटली नॉर्दर्न मार्केट में सेल करते हैं ये प्रोडक्ट, और अभी रिसेंटली इन्होंने महाराष्ट्र और सदर्न मार्केट में फोरे किया है। सिमिलरली बेकरी प्रोडक्ट में इंग्लिश ओवन के नाम से इनका एक प्रीमियम प्रोडक्ट बेकरी सेगमेंट में जाना जाता है। एट द सेम टाइम कंपनी जो है, जो बड़ी बड़ी QSR है उनके लिए बंस और फ्रोजन प्रोडक्ट बनाती है। और ऑन बिस्किट साइड जो ओरियो जैसे जो माने हुए बिस्किट है मॉन्डेलेस के लिए, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अगर हम ग्रोथ ट्रिगर की बात करें तो कंपनी ने पिछले 1-2 साल में काफी बड़े केपेक्स किए हैं, और एट द सेम टाइम ये जो केपेक्स है नेक्स्ट ईयर में भी जारी रहेगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि इनका एक नया बेकरी का प्लांट लगा है NCR में। कोलकाता में 1-2 नई लाइन लगी है बेकरी की। एट द सेम टाइम मुंबई के पास खोपोली में वहाँ एक नया बेकरी का यूनिट लगा है, और एट द सेम टाइम एक इंदौर के पास एक नया बिस्किट का फैक्ट्री ऑपरेशनल हो जाएगा फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में। और एट द सेम टाइम सिंस इनका जो प्रेजेंस है अभी प्रीडोमिनेंटली नॉर्दर्न मार्केट में है, हम देख रहे हैं कि इनको एक कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक्सपेंशन का, जो कि प्रीडोमिनेंटली वेस्टर्न और सदर्न मार्केट से आएगा। और जो प्रीमियमाइजेशन है उसका भी एक बेनिफिट हम इसमें कंपनी में आते हुए देख रहे हैं। कंपनी का तकरीबन 30% जो सेल्स से प्रीमियम प्रोडक्ट से आता है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है आगे बढ़ने का काफी अच्छा स्कोप है। हमारा ये मानना है कि FY25 में कंपनी 1900 करोड़ का सेल्स करेगी, 170 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, और ये बढ़ करके FY26 में 2200 करोड़ का टॉप लाइन और 200 करोड़ का बॉटम। बहुत बढ़िया। मिसेस बेक्टर्स फूड, क्रीमिका, इंग्लिश ओवन, कई सारी जगह जब बर्गर्स और केचप्स वगैरह भी आप खाते वाते हैं ना, ज़्यादातर सप्लाई उन बड़े बड़े MNCs को यही कंपनी करती है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहाँ से मिसेस बेक्टर ने लुधियाना में वो कामकाज की शुरुआत करी थी, पार्टीज वार्टीज के लिए केटरिंग करते करते आज कहाँ की कंपनी खड़ी हो गई है। 1350 के लक्ष्य के साथ सनी अग्रवाल साहब की SBI सिक्योरिटीज की सबसे प्रेफर्ड कंजम्पशन पिक आप लोगों की स्क्रीन पे। अच्छा, क्विकली आगे बढ़ूंगा। मन था 9 सेक्टर्स कंप्लीट करने का, आधा से ज्यादा हो चुका है, 3 ही सेक्टर करे हैं मैंने। धर्मेश, अगला डिफेंस एज अ स्पेस, वैसे बहुत चली हुई स्पेस है पर स्वेलिंग ऑर्डर बुक्स हैं, एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा है, और जिस तरह का एनवायरनमेंट है लगता नहीं है ना इधर से ना उधर से चाइना पाकिस्तान सब सरदर्द बनाए हुए हैं। हम अपने इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने का भी मन बना रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं उस कड़ी पे। है तो लुक्रेटिव स्पेस। डिफेंस पसंद अभी भी आ रहा है क्या? वैल्यूएशंस आप कैसे रीड थ्रू कर रहे हो, और आपका प्रेफर्ड आइडिया कौन सा होगा? बिल्कुल आशीष जी, और जितने भी पहलू आपने हाईलाइट किए इसी कड़ी को जोड़ते हुए स्टॉक चुना है DCX सिस्टम्स। ये जो कंपनी है एक्चुअली अभी ये ग्रो कर रही है डिफेंस में, और स्मॉल कैप कंपनी है, 3100-3200 का मार्केट कैप है इनका, और इनका जो रेवेन्यू है टॉप लाइन का उसका अराउंड 98% इजराइल की डिफेंस कंपनियों से आता है। एक है IAI और दूसरा एल्टा सिस्टम्स। सो वहां पे इन्होंने अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन स्टैब्लिश किया है। अभी इनकी लॉकहीड मार्टिन और रफाल एडवांस सिस्टम से भी टाई अप हुआ है, इंडिया में BEL और DRDO के साथ टाई अप हुआ है। इनके 3 मुख्य डिविजन्स हैं। एक है सिस्टम इंटीग्रेशन जहां पर PCB का असेंबली का काम करते हैं, दूसरा है केबल एंड वायर हार्नेस, और तीसरा है किटिंग। सो केबल एंड वायर हार्नेस और किटिंग अभी छोटा है बट ये बढ़ेगा। EMS और MRO में भी ये कार्यरत होने वाले हैं। नंबर की बात करें तो 1200-1300 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन है, जो कि 2100 दिखता है 2 साल में,
और जो प्रॉफिटेबिलिटी है 70 करोड़ से 122 करोड़ की दिखती है 2 साल के बाद। सो काफी अच्छा इनका टाइप चल रहा है, ऑर्डर इनफ्लो बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी मिड कैप कंपनी बनने वाली आने वाले 5-7 साल में। इसे बाई करके चल सकते हैं। इनिशियल प्राइस टारगेट जो हम लोगों ने रिपोर्ट में कहा था 379 के लिए। सो कोई भी गिरावट में से खरीदारी करे, और काफी बड़ा बिजनेस बोट है इस कंपनी के साथ। इंटरेस्टिंग। डिफेंस में अगर कुछ चुनना है, डीसीएक्स सिस्टम 369 370 के टारगेट्स। आस्था बैंक्स की बहुत चर्चा करते हैं, वैसे कुछ दिग्गज एनबीएफसीज की भी आमतौर पे चर्चा होती है, लेकिन इस एनबीएफसी स्पेस में अभी भी कुछ अट्रैक्टिव लगता है क्या? कहां नजर है आप लोग की Q4 से पहले, और कहां पे कन्विक्शन सबसे ज्यादा खड़ा हुआ है? पूना वाला फिनकॉर्प अच्छा लगता है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी 575 के लक्ष्य के लिए। देखा जाए तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनकी एयूएम ग्रोथ है वो बहुत सॉलिड आनी चाहिए, लगभग 54% का ग्रोथ आना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और निम्स भी ये लोग स्टडी रखते हुए नजर आएंगे 10% के आसपास। मुझे लगता है जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स है वो भी लोअर डाउन होंगी। सो आने वाले नतीजों पे पूरा भरोसा है, और इसीलिए पूना वाला फिनकॉर्प को खरीदारी करने की सलाह रहेगी 575 के लक्ष्य। ब्यूटीफुल। आस्था वैसे पूना को बिलोंग करती है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं कि पूना वाला फिनकॉर्प इस कंपनी का नाम है। पूना के प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स हाल में बदले थे, उसके बाद से स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ता जा रहा है, और खैर क्वार्टरली रन रेट भी बहुत अच्छा इंप्रूव होता हुआ इस कंपनी का। रेडा पे रखिए 575 के लक्ष्य, पूना वाला फिनकॉर्प एनबीएफसी स्पेस में सबसे अट्रैक्टिव आइडिया। सनी जी, एक और स्पेस वो है रिन्यूएबल्स की। है थोड़ा सा मुश्किल इसमें से कुछ सिंगल आउट करना, पता नहीं आपकी ब्रोकरेज को कुछ पसंद आता है नहीं आता है, पर फिर भी रडार पे है ये पॉकेट, रडार पे तो रखनी चाहिए। कुछ पसंद आता है नहीं आता, ये बताओ आप। आशीष जी, इसमें मेरी पिक रहेगी प्राज इंडस्ट्रीज। बेसिकली कैपिटल गुड्स कंपनी है जो इथेनॉल और ब्रिवरीज के लिए मशीनरी और प्लांट लगा के देती है, और हमारा इसमें जो लक्ष्य है 600 रुपीज का है। रिसेंटली ये सेक्टर थोड़ा ट्रबल में आया था, जहाँ गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन डाली थी कि जो शुगर केन जूस से इथेनॉल का जो कन्वर्जन है वो स्टॉप किया था। बट मुझे लगता है कि पोस्ट इलेक्शन ये जो डिसीजन है शायद रिवर्स हो जाएगा, और इसका सीधा सीधा बेनिफिट प्राज को आते हुए दिखेगा। तो काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है, तकरीबन 4000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 1 टाइम एनुअल सेल्स की है। और हमारा ये मानना है कि डेट फ्री कंपनी है, 25% ROE बनाती है, 410 करोड़ का प्रॉफिट बनाने की क्षमता रखती है FY26 में, 22 के पी मल्टीपल पे मिल रही है FY26 के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। आइडिया अच्छा है, बेहतरीन कंपनी है, बायो एनर्जी पे थ्रस्ट है, ये अच्छा एक रिन्यूएबल को खेलने का प्रॉक्सी बेट है। रखिए रडार पे प्राज इंडस्ट्रीज को। सनी अग्रवाल साहब कह रहे हैं 600 के टारगेट्स के लिए, और इस गिरावट में ये ध्यान रखिएगा, ये टारगेट्स तो आज के समय के भाव हैं, गिरावट में और अच्छे मौके होंगे इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, कुछ और इंटरेस्टिंग सेक्टर्स की पिक्स जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार। हम Q4 के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स की बेहतरीन पिक्स आपके पास लेकर आए हैं। पूरे ब्रेक में डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत सुना दिया है, कितना ओवर हो चुका हूं मैं ऑलरेडी शो में, कैसे टाइम को मैनेज करना है अभी भी नहीं कर रहा हूं, तो क्विकली पिक्स की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। एक्सपर्ट से जान लिया जाए उनके अगले राउंड ऑफ पिक्स। धर्मेश के पास चला जाए, कंस्ट्रक्शन एज अ स्पेस। धर्मेश, आपका प्रेफर्ड आइडिया? एनसीसी प्रेफर्ड आइडिया है। ये चालू क्षेत्र में ईपीसी, बीओटी, रेलवे एंड वाटर मैनेजमेंट काफी अच्छा ऑर्डर बुक है, 3x बुक टू बिल रेशियो है। मुझे लगता है इसमें विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छी चल रही है। इसे बाई करना चाहिए 20% के अपसाइड के लिए 1 साल की अवधि से। साल में 20% का अपसाइड मौजूदा भाव से, गिरावट में और एक्यूमुलेट करने के और अच्छे मौके होंगे, और बेहतर रिस्क रिवॉर्ड बनता चले जाएगा। आस्था, ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस। आस्क ऑटोमोटिव, इनफैक्ट आईपीओ आया था नवंबर में 282 रुपीज पे, अभी तो 300 के पार चल रहा है। ये कंपनी बढ़िया लगती है क्योंकि ये लोग एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाते हैं, ब्रेक शू वगैरह बनाते हैं, और ये सब 2 व्हीलर्स को टारगेट करते हैं। इनका काफी बढ़िया मार्केट शेयर है, 50% के आसपास का प्रोडक्शन वॉल्यूम की टर्म्स में मैं बात करूं, और बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके साथ एसोसिएटेड हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है आगे जाते हुए कंपनी वेल प्लेस्ड है। अगर ऑटोमोबाइल एनसीसी स्पेस में किसी को टारगेट करना है तो ये कंपनी देखी जा सकती है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी 395 के टारगेट्स की। ब्यूटीफुल, आस्क ऑटोमोटिव। अच्छा सनी, सीमेंट में कुछ पसंद आ रहा है क्या? छोटी मझौली कंपनी, सबसे प्रेफर्ड आइडिया?
आशीष जी, मुझे लगता है कि सीमेंट एक रीजनल प्ले होता है और इसमें एक कंपनी जो हमें हाँ। लगती है नॉर्थ ईस्ट रीजन में बेस है, जो कि स्टार सीमेंट के नाम से जानी जाती है। मेरा इसमें प्राइस टारगेट रहेगा 300 का। बेसिकली 23% मार्केट शेयर है कंपनी का नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में, और जहां इंडस्ट्री 7-8% वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रही है, हमारा ये मानना है कि स्टार सीमेंट जो है तकरीबन 18 से 20% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाएगी अगले 2 सालों में। और इसके पीछे का एक कारण ये है कि जो कंपनी की कैपेसिटी है वो डेफिनेटली कहीं न कहीं 1.5 गुना से 2 गुना होगी अगले 2 साल में। और एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट एज़ अ रीजन इज़ ग्रोइंग एट अ फास्टर क्लिप बाकी एंटायर इंडिया के इससे। और हमें लगता है कि आरओई, आरओसी भी काफ़ी हेल्दी है, 17-18% के आरओई कंपनी FY 26 में रिपोर्ट करेगी। 11 टाइम्स FY 26 ईवी/EBITDA मल्टीपल पे चल रही है, ₹300 के टारगेट से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। स्टार सीमेंट 300 के लक्ष्य, ब्यूटीफुल। दिखाइए प्लीज, एक रैप अप प्लेट दिखा दीजिए, सारे पिक्स को क्विकली रैप अप कर देता हूं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रही है। धर्मेश ने रियल एस्टेट में फीनिक्स मिल्स चुना, डिफेंस में DCX सिस्टम्स और कंस्ट्रक्शन में NCC। सनी ने कंजम्पशन में मिसेस बेक्टर्स, रिन्यूएबल्स में प्राज इंडस्ट्रीज और सीमेंट में स्टार सीमेंट पे दाव लगाया। आस्था ने केमिकल्स में आरती इंडस्ट्रीज, NBFCs में पूनावाला फिनकॉर्प और ऑटो एंसिलरी में आस्क ऑटोमोटिव चुना। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग नाम, मुझे अच्छा लग रहा है। वो रन ऑफ द मिल नामों से हटकर कुछ इंटरेस्टिंग, इनमें से ज्यादातर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज और इंटरेस्टिंग नाम आज आपकी स्क्रीन पे। ये है आपका होमवर्क, वीकेंड में पढ़िएगा, समझिएगा, जो जो पसंद आ रहे हैं उनमें खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। कुछ सिलेक्टिव एक्सपर्ट्स की बढ़िया सी पिक्स आप लोगों की स्क्रीन पे। आप तीनों का जुड़ने के लिए, बेहतरीन स्टॉक आइडियाज देने के लिए थैंक यू सो मच, और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।